चलो एबनॉर्म नेक्स्ट टॉपिक है पल्सेस में एबनॉर्मलिटी ऑफ पल्स। एबनॉर्मलिटी ऑफ पल्सेस की क्या क्या एबनॉर्मलिटी आपको देखने को मिलेगी, उससे पहले आपको पढ़नी पड़ेगी क्वालिटी ऑफ पल्स। एक पल्स में क्या क्वालिटी होगी उसके बारे में पढ़ेंगे। अब क्वालिटी में अगर डिस्टरबेंस हुआ तो वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी एबनॉर्मलिटी। उसी क्वालिटी जो जो क्वालिटी हम पढ़ने वाले हैं उन सभी क्वालिटी की हम एबनॉर्मलिटी पढ़ेंगे। 4 क्वालिटी होती है एक पल्स के अंदर। एक रेट होती है, रेट है, रिदम है, एम्पलीट्यूड है और क्या है, वॉल्यूम है। ये 4 क्वालिटी आपको एक पल्स के अंदर देखने को मिलेगी। क्या क्या, रेट, कितनी मिनट, 1 मिनट में एक टाइम में कितनी बार वो बीट कर रही है, कितनी बार आपको फील हो रही है, रेट। रिदम, रेगुलरिटी क्या है, एक बार बीट आई उसके बाद कितने टाइम के बाद दूसरी बीट आ रही, कितने टाइम के बाद तीसरी बीट आ रही, वो है रेगुलरिटी। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड है एक क्वालिटी, एक ऐसी पल्स की क्वालिटी जो उसके फुलनेस के आधार पर, कितनी फुल है, कितना उसमें वॉल्यूम भरा हो, उसके आधार पर उसकी क्या क्वालिटी है। और वॉल्यूम तो जानते हो, फुलनेस ऑफ आर्टरी, कितनी वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम कितना है उसके अंदर, दैट इज वॉल्यूम। कितनी फुल भरी हुई है, खाली है, दैट इज योर वॉल्यूम। तो ये 4 क्वालिटी है। अब इन 4 क्वालिटी को नॉर्मल भी एबनॉर्मल भी हर तरीके से पढ़ेंगे। फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेट। तो चलिए रेट की बात करें तो फर्स्ट है रेट। रेट, रेट का मतलब क्या है, रेट का मतलब है पल्सेशन फील पर मिनट। पल्सेशन फील, पल्सेशन फील पर मिनट। देखो ये जो टाइम है, ये टाइम ज्यादा कुछ भी हो सकता है, ये मिनट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है। देखो 1 सेकंड में आपके पास पर्टिकुलर स्टैंडर्ड डेटा नहीं आएगा, कम है इंफॉर्मेशन। 1 घंटा ज्यादा हो जाए, 1 घंटे तक आप काउंट करोगे तो एरर के चांस बहुत ज्यादा, इसलिए 1 मिनट को सफिशिएंट माना गया है। लेकिन रेट का मतलब कोई ये नहीं है कि तुम हमेशा 1 मिनट तक कोई चीज काउंट करोगे वही उसका रेट है। अगर तुम 1 घंटा भी काउंट करोगे वो भी उसका रेट रहेगा। 1 साल काउंट करोगे, पर्टिकुलर टाइम, इसकी जगह जो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, जैसे कुछ भी चीज चेक करोगे आप, रेट लिखा होगा वहां पे, पल्स रेट, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट का मतलब हम तो 1 मिनट में काउंट कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ 1 मिनट में ही काउंट कर सकते, आप कितने भी। रेट का मतलब पर्टिकुलर टाइम के लिए, किसी पर्टिकुलर टाइम तक आप कोई चीज काउंट करो, उसमें कितनी बार वो चीज हो रही है, दैट इज योर रेट, है ना। ये कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो लेकिन 1 सेकंड में आपके पास सफिशिएंट डेटा नहीं है, क्योंकि 0.8 सेकंड की एक बीट होती है, तो नहीं पता चलेगा ज्यादा। और 1 घंटे तक आप काउंट करोगे तो ऑब्वियस सी बात, आप गलत डेटा करोगे। इसलिए एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया बना दिया अब कि पर मिनट तक आपको काउंट करनी होती है पल्स, ठीक है। लेकिन ये आप इसमें कंफ्यूजन मत रहना कि इसका मतलब हर बार 1 मिनट ही है। इसका मतलब, रेट का मतलब कोई चीज आप पर्टिकुलर टाइम के लिए कितनी बार हो रही है, दैट इज रेट, ठीक है। आप पल्सेशन फील पर मिनट, 1 मिनट में जितनी बार आपको पल्स रिकॉइल एक्सपेंशन फील हो रहा है वही आपकी रेट है। नॉर्मली आपकी हार्ट रेट कितनी होती है, 72 बीट पर मिनट। 1 मिनट में स्टैंडर्ड अगर आपसे कोई पूछ ले कि वो कितनी होती है, वो होती है 72 बार 1 मिनट में आपकी बीट, आपको पल्स सुनाई देगी। जितनी बार आपका हार्ट रेट है उतनी आपकी पीआर भी होगी, पल्स रेट भी होती है। जब आप मॉनिटर्स देखते हो, ठीक है, हॉस्पिटल्स में मॉनिटर्स चलते हैं तो उनमें ऐसे रीडिंग चलती रहती है और यहाँ पे कुछ डेटा लिखा रहता है। तो उन डेटा में खास इस चीज के बारे में लिखा रहता है, हार्ट रेट अलग रहती है और पल्स रेट अलग रहती है। हार्ट रेट ऊपर लिख देते हैं, पल्स रेट अलग रहती है, अलग अलग जगह डेटा होता है। तो आपको हार्ट रेट का मतलब 1 मिनट में आपका हार्ट कितनी बार बीट कर। पल्स रेट का मतलब पेरिफेरल पल्स से होता है, ज्यादातर आप पेरिफेरल सर्कुलेशन से पल्स निकालते हो। 1 मिनट में कितनी बार पल्स फील हो रही है पेरिफेरल एरिया पे, वो आपकी पल्स रेट होती है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप पेरिफेरल, ईयर लोब से भी नाप सकते हो, नोज से भी, जो भी पर्टिकुलर साइट है वहां से नाप सकते हो। हार्ट रेट अलग अलग भी हो सकती है, एक भी हो सकती है हार्ट रेट, पल्स रेट। नॉर्मली अगर एक नॉर्मल हेल्थी पर्सन है तो उसमें पल्स रेट और हार्ट रेट बराबर ही हो। लेकिन मैंने बताया था कि हार्ट रेट और पल्स रेट कई केसेस में अलग अलग भी देखने को मिल जाती है, जैसे डाइकैरोटिक पल्स। डाइकैरोटिक पल्स, डाइकैरोटिक पल्स के अंदर आपका हार्ट तो एक बार बीट कर रहा है,
लेकिन आपको 2 बार पल्स फील हो रही है, दैट इज डाइकैरोटिक पल्स। तो ऐसी कंडीशंस भी हमें देखने को मिलती है जहां पे आपका हार्ट तो एक बार बीट कर रहा है, आपकी हार्ट रेट तो मान के चलो 70 है, लेकिन आपकी पल्स रेट है जो 140 के आसपास देखने को मिलेगी। ये कौन सी कंडीशन है, इसको बोलेंगे डाइकैरोटिक पल्स। ठीक है भाई, यहाँ तो कोई डाउट। अब आगे चलो, ये आपकी हार्ट रेट है, स्टैंडर्ड हार्ट रेट आपको 72 बीट मिलेगी, लेकिन आपको पता है स्टैंडर्ड ये 72 तो सबकी थोड़ी होगी, लेकिन एक एवरेज 70 से 80 बीट पर मिनट आपको नॉर्मली हर इंडिविजुअल की मिल जाएगी, थोड़ी बहुत कम ज्यादा। लेकिन कब बोलेंगे कि हम ये एबनॉर्मल है, किस कंडीशन में कि भाई अब ये एबनॉर्मल हो गया, तो इसकी रेंज है 60 to 100। अगर आपकी हार्ट रेट 60 तक है तो भी नॉर्मल है, और 100 तक है तो भी नॉर्मल। अगर 100 से ज्यादा हो जाए तो एबनॉर्मल है, यहां 60 से कम हो जाए तो एबनॉर्मल, फिर एबनॉर्मल। और अगर 100 से ज्यादा हो जाए, आप सभी जानते हो टैकीकार्डिया बोलते हैं, बार बार एग्जाम में आते हैं टैकीकार्डिया, ठीक है। और अगर 60 से कम हो जाए उसको बोलेंगे ब्रेडीकार्डिया। कॉमन टर्मिनोलॉजी है, सबको आती है, ठीक है। टैकी का मतलब होता है ज्यादा, ब्रेडी का मतलब कम। टैकीकार्डिया हार्ट रेट 100 से ज्यादा, ब्रेडीकार्डिया हार्ट रेट 60 से कम, ठीक है। ठीक, अब ये तो बात हो गई इसकी, ये एडल्ट की स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है। फीटल हार्ट रेट, जो बच्चों की हार्ट रेट है, वो आपको कितनी देखने को मिलेगी? बच्चों की हार्ट रेट आपको एन एवरेज 140 to 160 बीट पर मिनट देखने को मिलेगी। 140 to 160 बीट पर मिनट एवरेज आपको एक बच्चे की, जो अभी पैदा भी नहीं है, फीटस है, उसकी हार्ट रेट आपको देखने को मिलेगी 140 to 160, ठीक है। जो पैदा हो गया न्यूबॉर्न, उस न्यूबॉर्न की पल्स रेट आपको वैसे तो 120 to 160 होती है, लेकिन एवरेज 120 to 140 बीट पर मिनट के आसपास आपको देखने को मिल ही जाएगी इतनी कम से कम, ठीक है। अब फिर 1 साल के बच्चे की थोड़ी और कम हो जाती है, 100 से 120। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हार्ट रेट आपकी कम होती जाती है, ठीक है। और एडल्ट के अंदर मैंने आपको बता दिया, एडल्ट की जो हार्ट रेट है वो 70 to 80 बीट पर मिनट होती है। ओल्ड एज के अंदर ये हार्ट रेट और कम हो जाएगी, ये रह जाएगी 60 से 70 हार्ट रेट पर मिनट। जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी हार्ट रेट क्या होती जाती है? कम। एज रिलेटेड रहती है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी हार्ट रेट अपने आप कम होती जाएगी, ठीक है। फिलहाल फीटल हार्ट रेट बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नॉर्मल रेंज 120 to 160 तक होती है ना, लेकिन स्टैंडर्डली ज्यादातर बच्चों में क्योंकि हार्ट रेट ज्यादा, तो 140 to 160 आपको आंसर मिल ही जाएगा। न्यूबॉर्न के लिए 120 to 140 ज्यादातर देखने को मिल जाए, इन्फेंट में थोड़ा 100 तक मिल जाएगी, चिल्ड्रन में 100 80 to 100 मिल जाएगी, चिल्ड्रन में भी लिख देते हैं, चिल्ड्रन में 80 to 100 ऐसे पूछ लेता है एग्जामिनर पर्टिकुलर एज रिलेटेड कि इस एज में पर्टिकुलर कितनी हार्ट रेट होगी, तो आपको थोड़ा रेंज पे जाना पड़ेगा, रेंज देखनी पड़ेगी, ठीक है। रेंज से थोड़ा अंदाजा लगेगा आपको कहाँ आपकी पॉइंट गलत है कहाँ सही है, वहां से क्या एक्यूरेसी कर लोगे आप कि इतना होगा तो फीटस की है, न्यूबॉर्न की है, ज्यादा कम दे रहा है तो ओल्ड एज में है या अडल्ट के, उनके बीच में जो भी आंसर होगा 100 के आसपास। चिल्ड्रन का पूछा था एक बार, तो 80 to 100 के आसपास उसका आंसर आया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अगर आपकी हार्ट रेट नॉर्मल है, नॉर्मल हार्ट रेट, नॉर्मल इसको बोलते हैं साइनस रिदम, हालांकि आगे हम पढ़ेंगे रिदम के बारे में। अगर आपकी नॉर्मल हार्ट रेट चल रही है, ठीक है, उसको बोलेंगे साइनस रिदम। यहाँ पे रेट भी और रिदम भी, दोनों चीजें अगर नॉर्मल है किसी पर्सन की हार्ट रेट में, हार्ट रेट भी नॉर्मल है, हार्ट रिदम भी नॉर्मल है, उसको बोलते हैं साइनस रिदम। पेपर में क्वेश्चन आया है बार बार, ठीक है, रायपुर में भी आया एक बार, अगर एम्स में भी आया एक बार। तो इससे छोटे छोटे क्वेश्चन जो बनाता है, तो पल्स से रहते हैं हमेशा क्वेश्चन एग्जामिनर के। रेट रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे वो मैंने सारे आपको बता दिए। सेकेंड क्वालिटी हम पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड, सेकेंड हम पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, आपको एम्पलीट्यूड की एब्नॉर्मलिटी की बात करूं तो 5 आपको एम्पलीट्यूड की एब्नॉर्मलिटी याद रखनी है, जैसे एब्सेंट पल्स, वायरी पल्स,
वायरी और थ्रेडी पल्स, थ्रेडी पल्स, वीक पल्स, नॉर्मल पल्स, और लास्ट है बाउंडिंग पल्स, बाउंडिंग पल्स। कुल मिला के 5 टाइप की एम्पलीट्यूड के आधार पे एबनॉर्मलिटी है। कौन कौन सी? अपसेंट पल्स, वायर जितनी पतली, अपसेंट में तो मान लो पल्स आपको फील ही नहीं हो रही, ये पल्स है कुछ भी फील नहीं हो रही, कुछ भी नहीं खाली। अब पल्स के अंदर आपको वायर जितनी पल्स फील हो रही, ये अंदर वायर जितनी। वीक पल्स में वायर से थोड़ी मोटी हो रही, 2 वायर बना देते हैं इकट्ठा जोड़ के, ये वीक पल्स। नॉर्मल पल्स में जितना आपका ब्लड वॉल्यूम है, मतलब जितनी आपकी ब्लड वेसल तो पूरी की पूरी कवर होगी, ये नॉर्मल वॉल्यूम पल्स है, इतना ही ले लेते हैं इसको। और बाउंडिंग पल्स में मान लो आपकी पल्स तो इतनी है, लेकिन आपको फील ज्यादा मोटी, ज्यादा डायलेट हो रही है, ज्यादा फैल रही है, उसको बोल देंगे बाउंडिंग पल्स। होनी तो चाहिए थी यहाँ तक वॉल्यूम, लेकिन अब वॉल्यूम ज्यादा बढ़ रहा है, तो यहाँ ये जो पल्स है ये बन गई बाउंडिंग पल्स। एक्स्ट्रा वॉल्यूम पल्स बोलते हैं। अलग अलग टाइप की पल्स आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको पल्स आपने फील करना चाहा पल्स और बिल्कुल भी फील नहीं हो रही तो एब्सेंट पल्स, कांट फील या डू नॉट फील, व्हाइल गिविंग डिजिटल प्रेशर। आप उंगलियों का आपकी डिजिटल का प्रेशर लगा के चेक कर रहे हो, लेकिन आपको फील ही नहीं हो रही। अगर आप पल्स बिल्कुल भी फील नहीं हो रही तो इस टाइप की पल्स को बोलते हैं एब्सेंट पल्स। जिन कंडीशंस में कार्डियक आउटपुट ना के बराबर होता है, उन कंडीशंस में, कार्डियक फेलियर की कंडीशंस में, वहां आपको एब्सेंट पल्स देखने को मिलेगी। ठीक है। वायरी और थ्रेडी पल्स, वॉल्यूम बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, बहुत ज्यादा हाइपोवोलेमिया के केस में आपको वायरी और थ्रेडी पल्स देखने को मिलेगी। आप पल्स फील कर रहे हो, आपको बहुत मुश्किल से फील हुए, कांट फील इजीली, कांट फील इजीली। पहली बात तो आपको इजीली फील नहीं हुई पल्स, और फील हो गई तो माइल्ड प्रेशर, हल्का सा माइल्ड डिजिटल प्रेशर दिया, जो वैसे ही पल्स आपको डिसअपियर, माइल्ड डिजिटल प्रेशर से क्या होगी, पल्स डिसअपियर हो गई। आपने थोड़ा सा प्रेशर दिया, वैसे पल्स होगी डिसअपियर। ठीक है, डिसअपियर पल्स होगी कौन से केस में, वायरी और थ्रेडी पल्स। थ्रेड जितना पतला, थ्रेड और वायर जितनी पतली ब्लड की वॉल्यूम है, उसमें फुलनेस है, तो जैसे आप फील करें तो हल्का सा इजीली फील होगा नहीं पहली बार। तो मान लो अगर आपको फील हुआ तो थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा करते ही, माइल्ड प्रेशर भी दिया आपने, वैसे आपको पल्स फील होनी बंद हो जाएगी। ये है वायरी और थ्रेडी पल्स। वीक पल्स क्या है? वीक पल्स जो है इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होती है, जो वायरी पल्स है इससे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्गर देन वायरी पल्स। वायरी पल्स से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा वॉल्यूम ज्यादा मिलेगा, लेकिन आप इसको भी फील करोगे, लेकिन ज्यादा फील कर सकते हैं ना, इससे थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम है, फील कर पाओगे। लेकिन आपने अगर मॉडरेट प्रेशर यहां भी दिया ना, मॉडरेट डिजिटल प्रेशर दिया, तो ये भी क्या हो जाएगी, डिसअपियर। हल्का सा ज्यादा प्रेशर देते ये पल्स भी क्या हो जाएगी, डिसअपियर। आपको फील तो होएगी, इससे थोड़ी सी मोटी है तो फील थोड़ा सा आसानी से होगी, थोड़ी सी आसानी से होगी, लेकिन जैसे आप मॉडरेट प्रेशर दोगे वैसे आपकी जो आपको पल्स फील होनी वो बंद हो जाएगी। किस केस में, वीक पल्स में। हाइपोवोलेमिया, जहां पे आपका ब्लड का वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम है, पेरिफेरल सर्कुलेशन पे आप चेक करना चाहते हो, वहां आपको वीक पल्स देखने को मिलेगी, बहुत मुश्किल से फील होगी, थोड़ा सा प्रेशर दिया और वो फील होनी बंद होगी। नॉर्मल वॉल्यूम क्या है, जब आपकी बॉडी के अंदर कोई भी ब्लड का प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड वॉल्यूम कम, नॉर्मल जब ब्लड वॉल्यूम होगा उस कंडीशंस में ये नॉर्मल फुल वॉल्यूम पल्स है, फुल वॉल्यूम जितना आपको वॉल्यूम चाहिए, फुल वॉल्यूम पल्स है। लेकिन आप इस कंडीशन में बहुत ज्यादा सीवियर प्रेशर लगाओगे ना, बहुत ज्यादा दबाव, आप डिजिटल प्रेशर लगाओगे, डिजिटल प्रेशर, तो ये भी डिसअपियर हो जाएगी। आपको बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दो आपने तो फील होनी बंद हो जाएगी, इसका मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो वो भी फील नहीं होगी। तो नॉर्मल फुल वॉल्यूम पल्स है, लेकिन कब डिसअपियर हो जाएगी, जब आप बहुत ज्यादा प्रेशर इस पे अप्लाई करोगे तो फील नहीं, क्योंकि वो ब्लड का वॉल्यूम खत्म हो गया, तो बीटिंग आपको फील नहीं होगी। बाउंडिंग पल्स क्या है,
बाउंडिंग पल्स नॉर्मल तो आपको पता ही चल गया, तो नॉर्मल केस में बाउंडिंग पल्स है एक्स्ट्रा लार्ज वॉल्यूम पल्स। वॉल्यूम जितना चाहिए उससे ज्यादा अगर वॉल्यूम आ रहा है तो पल्स बहुत मोटी फील होगी आपको, है ना। बॉडी बिल्डर्स की देखना आप, बहुत मोटी मोटी वेन्स होती है तो उनकी पल्स भी बहुत ज्यादा मोटी होगी, ठीक है, जो ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्स्ट्रा लार्ज वॉल्यूम पल्स, लार्ज वॉल्यूम पल्स कांट डिसअपियर, आप कितना भी प्रेशर लगाओ कांट डिसअपियर, तो वो डिसअपियर नहीं होगी। किस केस में? बाउंडिंग पल्स के केस में। एक्स्ट्रा लार्ज वॉल्यूम जहां पल्स होगी, एक्स्ट्रा लार्ज वॉल्यूम जहां होगा वहां पे आपको जो पल्स फील होगी वो डिसअपियर इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी। आप कितना भी प्रेशर हो डिसअपियर नहीं होगी। किस केसेस में देखने को मिलेगी बाउंडिंग पल्स? हाइपर वॉल्यूम, जब आपकी बॉडी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा उन केसेस में आपको बाउंडिंग पल्स देखने को मिलेगी, ठीक है। एक्सरसाइज, एक्सेसिव जो एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज, जिम वाले जो पर्सन है उनके अंदर भी आपको बाउंडिंग पल्स देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज है। एल्कोहलिज्म, जो ड्रिंक वगैरह करते हैं उन केसेस में भी आपको ज्यादा जो है वॉल्यूम पल्स देखने को मिलेगी, बाउंडिंग पल्स देखने को मिलेगी। उसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान भी ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, तो प्रेगनेंसी के दौरान भी आपको क्या देखने को मिलेगी? बाउंडिंग पल्स देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सभी कंडीशंस है जिनमें आपको बाउंडिंग पल्स देखने को मिलेगी, जैसे हाइपर वॉल्यूमिया जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, एक्सेसिव एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, एल्कोहलिज्म जो बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, प्रेगनेंसी के केस में भी ज्यादा वॉल्यूम बढ़ता है तो आपको बाउंडिंग पल्स यहाँ भी देखने को मिलेगी। तो ये सभी एम्पलीट्यूड के डिसऑर्डर है। देखो बाउंडिंग पल्स सबसे ज्यादा, एक्स्ट्रा लार्ज वॉल्यूम, नॉर्मल नॉर्मल, ये दो तो याद हो जाते हैं। इन तीनों में पहले तो सबसे पहले एब्सेंट याद करो, एब्सेंट बिल्कुल भी नहीं। दो बच गए, वायर और वीक। वायर और वीक, थ्रेड और वायर एक ही होता है, वीक। तो पहले एब्सेंट पल्स, फिर वायरी और थ्रेडी पल्स। तीसरा वीक, इससे थोड़ी सी स्ट्रांग होगी लेकिन कुल मिला के ज्यादा प्रेशर देने पे देगी, और ये नॉर्मल और ये बाउंडिंग पल्स। ऐसे करके आपको ये सारी पल्स याद हो जानी चाहिए, पांचों की पांचों, एब्सेंट, वायरी, वीक, नॉर्मल और बाउंडिंग पल्स। एब्सेंट पल्स में आप कितना भी प्रेशर लगाओ आपको फील होने वाली नहीं है। दूसरा वायरी और थ्रेडी पल्स में बहुत वायर, जितनी वायर दिखती है उतना ब्लड वॉल्यूम होगा, आप इसको इजीली फील नहीं कर पाओगे, हल्का सा प्रेशर लगाओगे डिसअपियर, ठीक है। वीक पल्स इससे थोड़ा सा स्ट्रांग होती है लेकिन फिर भी आप मॉडरेट प्रेशर लगाओगे, डिजिटल प्रेशर, तो डिसअपियर हो जाएगी। उसके बाद नॉर्मल वॉल्यूम, ये नॉर्मल पल्स, नॉर्मल फुल वॉल्यूम पल्स जितना वॉल्यूम होता है, लेकिन आप बहुत ज्यादा सीवियर डिजिटल प्रेशर लगाओगे ये भी डिसअपियर हो जाएगी। लेकिन बाउंडिंग पल्स एक्स्ट्रा लार्ज वॉल्यूम पल्स है, कभी भी डिसअपियर नहीं होगी, आप कितना भी प्रेशर लगाओ आपको हमेशा फील होगी। दूसरी बात, ये उन केसेस में देखने को मिलेगी जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज हो रही है, बहुत ज्यादा अल्कोहलिज्म है, प्रेगनेंसी, इन केसेस में आपको बाउंडिंग पल्स देखने को मिल सकती है। एग्जामिनर दे देगा 4 ऑप्शन, इनमें से किस कंडीशन में बाउंडिंग पल्स देखने को नहीं मिलेगी? या एक्स्ट्रा लार्ज वॉल्यूम पल्स आपका दूसरा नाम क्या है? वीक पल्स होती है, ऐसे दे देगा कुछ भी, बाउंडिंग पल्स, नॉर्मल पल्स, थ्रेडी पल्स, तो ऐसे कुछ भी इन रिलेटेड इनसे कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। एग्जामिनर थोड़ा घुमा भी सकता है, कांट फील इजिली, ऐसे करके देगा कांट फील इजिली बट डिसअपियर स्मॉल डिजिटल प्रेशर, या स्मॉल डिजिटल प्रेशर, ठीक है। तो वो क्या है? वो क्या है? कांट फील इजिली, कांट फील इजिली में क्या आएगा? वीक और थ्रेडी पल्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे। ये है एम्पलीट्यूड की एब्नॉर्मलिटी खत्म। नेक्स्ट बात करते हैं एम्पलीट्यूड के बाद रिदम। रिदम की क्या क्या एब्नॉर्मलिटी आपको देखने को मिलेगी वो देख लेते हैं। थर्ड हम पढ़ेंगे रिदम। रिदम की बात करें तो रिदम की भी 5 एब्नॉर्मलिटी, सबकी 5-5 है। चलो, रिदम का मतलब क्या है? रिदम का मतलब है रेगुलरिटी ऑफ पल्स, रेगुलरिटी ऑफ पल्स। और एम्पलीट्यूड का मतलब मैंने बता दिया, क्वालिटी ऑफ पल्स बेस्ड ऑन फुलनेस ऑफ आर्टरी, उसके आधार पे। रेगुलरिटी ऑफ पल्स, एक बार पल्स जब फील हो रही है उसके कितने टाइम के बाद आपको दूसरी पल्स फील हो रही है, ये जो टाइम ड्यूरेशन इनके बीच का, अगर ये इक्वल है तो मतलब रेगुलर है पल्स, और ये अनइक्वल है तो इररेगुलर पल्स है। जैसा कि कार्डियक डिसरिथमिया के केस में हमें देखने को मिलता है, एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन, जहां पे आपकी हार्ट
कार्डियक एक्टिविटी में कोई भी डैमेज हो, कार्डियक एक्टिविटी कुछ भी चेंज होगी, तो वहां सबसे पहले आपकी रेगुलरिटी जाती है, रेगुलरिटी ऑफ पल्स है वो डिस्टर्ब होगी। एक पल्स फील हो रही है और दूसरी पल्स फील हो, उसके बीच में गैप कितना है, जो वो गैप है वो अगर गैप बराबर है दोनों का, अगर ये गैप मान लो यहाँ 3 सेकंड है, मान के चलो 3 सेकंड यहाँ 3 सेकंड यहाँ, गैप जितना भी आ रहा है अगर वो इक्वल गैप आ रहा है दो बीट के बीच में, तो वो तो है रेगुलर पल्स, और अगर वो अनइक्वल आ रहा है तो वो है इररेगुलर पल्स, चाहे वो कितना भी है, कम है ज्यादा है, ठीक है। और कौन कौन सी रिदम की एबनॉर्मलिटी है उनको देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट जो है वो है पल्स डिफिशिट, पल्स डिफिशिट फर्स्ट, ठीक है। दूसरा जो है वो है डाइकैरोटिक पल्स, डाइकैरोटिक पल्स। तीसरा जो है वो है इंटरमिटेंट पल्स, इंटरमीडिएट बोल दो, इंटरमिटेंट पल्स, इंटरमीडिएट है वैसे तो, मीडिएट पल्स, इंटरमीडिएट पल्स। चौथा जो है वो एट्रियल फिब्रिलेशन, फिब्रिलेशन। और पांचवा जो है वो है वेंट्रिकल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। ये 5 प्रकार की रिदम की एबनॉर्मलिटी है भाई। पल्स डेफिशिट, डाइकैरोटिक पल्स, एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन तो नाम याद हो जाएगा। अगर आपका एट्रियम ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, देखो याद करवाना, अगर आपका एट्रियम नॉर्मल से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, 200 से ज्यादा बीट आ रही है 1 मिनट में, तो एट्रियल फिब्रिलेशन है, ठीक है। 300 या उससे ज्यादा बीट आ रही है 1 मिनट में, वेंट्रिकल सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ज्यादा, अगर वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन 1 मिनट में 300 या 300 से ज्यादा बार आ रहा है, उसको आप क्या बोलोगे, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। एट्रियम ज्यादा फिब्रिलेट का मतलब है वाइब्रेट, मतलब फिब्रिलेट करना, वाइब्रेट करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, ज्यादा बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन मतलब फिब्रिलेशन, तो एट्रियल फिब्रिलेशन। ज्यादा बार वेंट्रिकल काम करेंगे वो है वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। तो एट्रियम छोटा है तो वो कम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल्स बड़े तो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन अगर 200 से ज्यादा हो जाए मतलब तो उसको बोलेंगे एट्रियल फिब्रिलेशन। वेंट्रिकल 300 से ज्यादा हो जाए उसको बोलेंगे वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। तो ये तो आपको 2 याद हो जाएंगे। इनमें रिदम डिस्टर्ब है, नॉर्मल 1 मिनट में 72 टाइम्स होना चाहिए था, अगर वो ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं रिदम की भी प्रॉब्लम, बीच का जो गैप है वो कम ज्यादा होता है इन केसेस में। चलो, पल्स डिफिशिट का मतलब क्या है? पल्स डिफिशिट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है बार बार। पल्स डिफिशिट, इस वर्ड को डिफरेंशिएशन, डिफरेंस बिटवीन एपिकल पल्स एंड रेडियल पल्स। अगर रेडियल पल्स और एपिकल पल्स को फील होने में अगर गैप आ रहा है, एक बंदा एपिकल पल्स फील करेगा, दूसरा रेडियल पल्स फील करेगा, दोनों इकट्ठे चेक करेंगे, दोनों को सेम टाइम पे अगर बीट सुनाई दे रही है तो वो तो है नॉर्मल, अगर सेम टाइम पे नहीं सुनाई दे रही वो क्या है, पल्स डेफिशिट। डेफिशिट से वर्ड होता है DEF, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन एपिकल पल्स टू रेडियल पल्स। एपिकल पल्स हर्ट वाली और रेडियल पल्स रेडियस बोन की ऊपर वाली, इन दोनों में अगर कोई गैप आ रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे, पल्स डेफिशिट, ठीक है। उसके बाद डाइकैरोटिक बता दिया, डाई बाई, किसी भी वर्ड के आगे डाई आए बाई है, इन दोनों का मतलब होता है डबल। एक बार हार्ट रेट, एक बार आपकी हार्ट रेट के दौरान 2 बार आपको बीट सुनाई दे रही है, 2 बार आपको पल्स फील हो रही है, उसको बोलेंगे डाइकैरोटिक पल्स, जैसा कि पहले ही बताया था। इंटरमीडिएट, देखो वर्ड भी बीच में आ रहा है और यहाँ पे भी बीच में, 2 ऊपर 2 नीचे भी बीच में आ रही है। इंटरमीडिएट का मतलब है बीच बीच में पल्स जो है वो इरेगुलर, स्ट्रॉन्ग, वीक होना। पल्स स्ट्रॉन्ग एंड वीक, ठीक है। बीच बीच में आपको पल्स जो है वो डिस्टर्ब पल्स फील होना, इरेगुलर पल्स एट रेगुलर इंटरवल, इसको बोल दो, ऐसे लिखो, इरेगुलर पल्स एट रेगुलर इंटरवल। पर्टिकुलर एक इंटरवल के बाद आपको इरेगुलर पल्स फील हो, बीच बीच में आपको इरेगुलर पल्स फील हो रही है, उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट पल्स। बीच बीच में जो गैप है वो चेंज हो रहा है, फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद गैप चेंज हो रहा है, फिर पर्टिकुलर टाइम के बाद गैप चेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको इसमें रिदम की डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट पल्स। इंटरमीडिएट, बीच बीच में पल्स डिस्टर्ब हो रही है,
एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन बता, एट्रियम ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकल ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा वेंट्रिकल। पल्स डिफिशिट डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन एपिकल और रेडियल, डाई डाई दो बार हार्ट बीट आएगी, एक बार हार्ट पंप होगा। तो ये सारी है एम्पलीट्यूड की प्रॉब्लम, सॉरी रिदम की प्रॉब्लम, ठीक है भाई। तो ये 5 थी, पल्स डिफिशिट, डाइकैरोटिक, इंटरमीडिएट, एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकल। 2 तो याद हो ही जाते हैं, 2-3 और याद रख लो, ठीक है। तो ये कुल मिला के सारी रिदम की एबनॉर्मलिटी हमें देखने को मिले। खत्म। नेक्स्ट जो है वो है वॉल्यूम की एबनॉर्मलिटी, वॉल्यूम की एबनॉर्मलिटी। वॉल्यूम चौथा है वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात करूं तो यह फुलनेस ऑफ आर्टरी के आधार पर, फुलनेस ऑफ आर्टरी, जितना ब्लड भरा हुआ है वो कितना है, ज्यादा है कम है, उसके आधार पे वॉल्यूम की एबनॉर्मलिटी हम पढ़ने वाले हैं। पहली जो एबनॉर्मलिटी है वो है वाटर हैमर पल्स, वाटर हैमर पल्स या कोराइजन पल्स, ठीक है। वाटर हैमर पल्स, कोराइजन पल्स, ये है आपकी पहली एबनॉर्मलिटी। दूसरी जो है वो है पल्सस अल्टरनस, पल्सस अल्टरनस, दूसरी प्रॉब्लम है पल्सस अल्टरनस। तीसरी जो है वो है बाईजीमिनल पल्स, बाईजीमिनल पल्स। चौथा है पैराडॉक्सिकस पल्स, और पांचवा है पल्सस पैराडॉक्सिकस, पल्सस पैराडॉक्सिकस। इन सब में ये 4 एबनॉर्मलिटी तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, इसकी वॉल्यूम की जो हम पढ़ रहे हैं, एक ही अलग पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि पैराडॉक्सिक पल्स जैसा ही इसका नाम है, इसके नाम के अंदर ये यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, इसका नाम की कॉमन है, इसलिए इस कॉमन नाम इसलिए हम इसको पढ़ने वाले। कुल मिला के 4 एबनॉर्मलिटी, 5वीं तो इस तरीके से है। तो ये जो एबनॉर्मलिटी है बीपी, ये बीपी की एबनॉर्मलिटी है। बाकी सभी आपको ये चारों देखने को मिलेगी, ये मिलेगी आपको वॉल्यूम, पल्स के वॉल्यूम की एबनॉर्मलिटी। वाटर हैमर पल्स, कोराइजन पल्स या कोलैप्सिंग पल्स भी इसी को बोलते हैं, कोलैप्सिंग पल्स, ठीक है। डेफिनेशन क्या है इसकी? इसकी डेफिनेशन है भाई, ए फुल वॉल्यूम पल्स, फुल वॉल्यूम पल्स सडनली डिसअपियर, सडनली डिसअपियर। ये वहां पे होता है जहां पे आपका हार्ट पंप कर रहा है प्रॉपर, लेकिन पंप करने आधा पंप किया, उसके बाद वापस कोलैप्स हो गया हार्ट और वापस रिलैक्स हो गया, रिलैक्स हो गया तो ब्लड वापस खींच लेगा, और जब वापस रीबैक मारेगा ब्लड का तो सडनली आपको पल्स फील होनी हो, क्या हो जाएगी बात, आपको नॉर्मल वॉल्यूम पल्स फील हो रही, लेकिन जैसे हार्ट पंप किया तो कुछ टाइम के बाद वापस कोलैप्स किया तो पल्स रिलैक्स होगा। जैसे हार्ट रिलैक्स होगा वैसे ब्लड को वापस खींचेगा, और वापस खींचेगा तो आपको जो पल्स फील हो रही थी वो सडनली क्या हो जाएगी, डिसअपियर। तो फुल वॉल्यूम पल्स सडनली डिसअपियर, हार्ट जब कोलैप्स होता है उस केसेस में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। वाटर हैमर, वाटर हैमर, हैमर होता है थोड़ा, वाटर मतलब पानी, जैसे ये पल्स फील एकदम से हथौड़ा मार दे तो वापस आगे की पल्स गायब, ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है यहाँ भी वाटर हैमर पल्स में, या कोराइजन पल्स या कोलैप्सिंग पल्स। फुल वॉल्यूम पल्स सडनली डिसअपियर, एकदम आपको फील हो रही है एकदम से गायब होगी पल्स। ऐसी केसेस में जब आपका हार्ट कोलैप्स हो जाता है, हार्ट काम करना बंद कर देता है, उस केसेस में आपको वाटर हैमर पल्स, कोराइजन पल्स जैसी पल्स देखने को मिलेगी। कोलैप्सिंग पल्स भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। पल्सस अल्टरनस, अल्टरनस वर्ड में अल्टर्न वर्ड लिखा यहीं से बस अपनी ट्रेन है। अल्टरनेट पल्स इज वीक एंड स्ट्रॉन्ग, अल्टरनेट पल्स इज वीक एंड स्ट्रॉन्ग। देखो मान के चलो आप ग्राफ पे शो कर रहे हो और आपको एक बार पल्स फील हुई, वो फील हुई नॉर्मल से ज्यादा, ये आपकी मान के चलो नॉर्मल पल्स है। एक बार मैं यहां बना देता हूं फिर वापस इरेज कर, ये नॉर्मल पल्स है तो इसकी ये ग्राफ पे नोटिफिकेशन है नॉर्मल पल्स की। अब इससे ज्यादा, एक बार तो इससे ज्यादा वॉल्यूम आना हो जाता है, एक बार इससे कम आ रहा है,
फिर एक बार इससे ज्यादा आ रहा है, एक बार इससे कम आ रहा है, एक बार इससे ज्यादा, एक बार इससे कम। इस टाइप का जो पैटर्न है पल्स का, अल्टरनेट, एक के बाद एक पल्स अल्टरनेट, इसको तो छोड़ो, ये तो नॉर्मल है। अल्टरनेट पल्स इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक, एक बार स्ट्रॉन्ग आ रही है, एक बार वीक, एक बार स्ट्रॉन्ग, एक बार वीक, ये है अल्टरनेट। अल्टर वर्ड से, यहाँ अल्टरनस वर्ड से आएगा अल्टरनेट। अल्टरनेट पल्स इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक, एक बार आपको पल्स स्ट्रॉन्ग फील हो रही है, एक बार वीक, स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग वीक। इस पैटर्न से अगर आपको पल्स फील होती है, इस कंडीशन बोलते हैं पल्सस अल्टरनस। क्या बोलते हैं? पल्सस अल्टरनस। अल्टर वर्ड से उठाना अल्टरनेट। अल्टरनेट पल्स इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक, अल्टरनेट पल्स इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक। एक ही लाइन है इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक वाली, अल्टरनेट वर्ड से स्टार्ट होगी। बाइजीमिनल पल्स, बाइजीमिनल को याद करने की ट्रिक हमने ऐसे बनाई। बाइजीमिनल में बाई वर्ड यूज हो रहा है, और इस बाई वर्ड का मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट आपको देखने पड़ेंगे, ग्राफ से समझेंगे इसको भी। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है अल्टरनेट पल्स इज वीक, अल्टरनेट पल्स इज वीक। एक जो पल्स आएगी उसके बाद नेक्स्ट पल्स आएगी उससे वीक, ठीक है। एंड कम्स अर्ली, एंड कम्स अर्ली। देखो ऐसा होता है, एक पल्स आपको यहाँ फील हो रही है इस टाइम पे, दूसरी पल्स कुछ टाइम के बाद यहाँ फील होगी, तीसरी पल्स कुछ यहाँ, चौथी यहाँ। ये ग्राफ नोटिफिकेशन, ये बीच में गैप है, कितने टाइम के बाद आ रही है, ये टाइम वगैरह सब कुछ। एक नॉर्मल पल्स है जिसमें नॉर्मल स्ट्रॉन्ग नॉर्मल वॉल्यूम पल्स है, अगर इससे ज्यादा होगा तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम पल्स है, बाउंडिंग पल्स। इससे कम होगा तो वीक पल्स, थ्रेडी पल्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन, और बिल्कुल फील नहीं होता तो फ्लैट लाइन आ जाएगी। तो अगर आपको ऐसी ग्राफ पे ऐसी लाइन शो हो रही है, ऐसा ग्राफ है, तो ये नॉर्मल जो पल्स है उसका ग्राफ। लेकिन बाइजीमिनल पल्स के केस में क्या हुआ? अल्टरनेट पल्स इज वीक। इसके बाद जो, मान लो ये पल्स तो नॉर्मल है मान के चलो, इसके बाद जो नेक्स्ट पल्स आएगी वो क्या आएगी? वीक आने वाली, वीक वीक। मान लो इसका वॉल्यूम अगर इतना है तो अगले का भी इतना ही आना चाहिए, लेकिन इसकी जगह इसका ब्लड वॉल्यूम कम आए तो ये होगी भाई इससे वीक। तो अल्टरनेट मतलब अगली पल्स जो वीक आएगी पहली के मुकाबले, अल्टरनेट पल्स इज वीक, ये तो इसका वीक कम। एंड कम्स अर्ली, देखो आनी चाहिए थी यहाँ पे, पहले पल्स यहाँ आएगी, फिर यहाँ फील होगी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, लेकिन ऐसा हो रहा है इस केस में ये यहाँ पे नहीं, इससे पहले ही फील हो गया, यही फील होगी। पहली बात तो एक पल्स आपको दूसरी पल्स से पहले फील हुई है, जितना उसका टाइम था उससे पहले। दूसरी बात उससे वीक फील होगी, तो 2 पॉइंट आ गए ना इसमें। तो बाइजीमिनल मतलब दो चीजें, तो 2 पॉइंट याद रखने यहाँ पे। एक पल्स जो आएगी उस दूसरी पल्स उसके वीक आएगी तो कमजोर रहेगी। दूसरी बात कम्स अर्ली, उससे पहले आएगी। अभी आपको एक बीट सुनने के बाद दूसरी बीट में जो टाइम लग रहा है वो गैप कम हो जाए तो वो है क्या? बाइजीमिनल पल्स। कम भी हो जाए, साथ में दूसरी जो बीट सुनाई देगी वो वीक भी सुनाई दे रही, वीक भी पहले से, मतलब वीक फील हो रही है आपको, सुनाई फील होगी, वीक फील होगी, उसको बोलोगे आप बाइजीमिनल। अल्टरनेट में तो याद है अल्टरनेट पल्स इज स्ट्रॉन्ग और वीक। वाटर हैमर, पानी पे हथौड़ा मार दिया तो फुल वॉल्यूम पल्स सडनली डिसअपीयर। ये तीनों याद हो जाने, तीनों याद हो गए भाई, ठीक है। बाइजीमिनल 2 बातें, एक तो वीक आ रही है, एक पहले आ रही है। पल्स अल्टरनेट पल्स इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक। तीसरा वाटर हैमर पल्स, पानी का हथौड़ा, फुल वॉल्यूम पल्स सडनली डिसअपीयर। इस तरीके से आपको तीनों वॉल्यूम की जो एबनॉर्मलिटी है वो याद हो जाएगी। अब बच गई ये 2, इनको हम याद करवा देंगे, ठीक है। अब आ जाओ इसमें, इसमें एक ही वर्ड है जो तुम्हें कंफ्यूज करेगा, ये है पैराडॉक्सिकस। पैराडॉक्सिकस वर्ड अगर कहीं भी आ जाए, इसका मतलब है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, जब आप सांस ले रहे हो उसकी बात चले। सांस लेने के दौरान कुछ भी चेंजेस हो रहा है उसको बोलते हैं पैराडॉक्सिकस। पैराडॉक्सिकस वर्ड यूज करते हैं। पैराडॉक्सिक पल्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, अगर आपको वीक पल्स फील हो रही है तो उसको बोलोगे पैराडॉक्सिक पल्स। खत्म है। वीक पल्स फील हो रही है कब? सिर्फ जब सांस ले रहे हो। ये आपके लंग्स हैं, लंग्स में यहाँ हार्ट है। जब आप सांस लेते हो तो हार्ट के लंग्स के अंदर एयर बढ़ती है, तो एयर कहीं ना कहीं इस पे प्रेशर लगाती है। तो प्रेशर नॉर्मल लगेगा तो नॉर्मल कोई ज्यादा इतना फर्क नहीं लगता। अगर ज्यादा लंग्स एक्सपैंड हो रहे हो और पल्स ज्यादा प्रेशर लग रहा है हार्ट पे, तो हार्ट पंप उतना ब्लड नहीं कर पाएगा, और पंप अगर हार्ट पंप ब्लड को कम करेगा तो आपको फील भी कम होगा, तो वीक पल्स फील होगी। तो अगर इंस्पिरेशन के दौरान, सांस लेते दौरान आपको पल्स वीक फील हो रही है, उस कंडीशन को बोलते हैं पैराडॉक्सिक पल्स। पल्स जिसमें लास्ट में आएगा वो पल्स की एबनॉर्मलिटी, जिसमें पल्सस वर्ड पहले आएगा
ये बीपी की एबनॉर्मलिटी, क्योंकि दोनों नाम एक जैसे इसलिए हम बीपी का में पढ़ रहे हैं, हालांकि बीपी में दोबारा इसका जिक्र करेंगे। फिलहाल पल्सस पैराडॉक्सिकस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 से भी ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। डिक्रीज ऐसे लिखेंगे, डिक्रीज मोर देन 10 mm of Hg ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। जब आप सांस लेते हो उस दौरान वैसे भी आपकी बीपी थोड़ा सा डाउन होता है, ठीक है, जब आप सांस लेते हो, क्योंकि जब आप सांस लेते हो आपके लंग्स में एयर भरती है, एयर भरेगी तो कहीं ना कहीं हार्ट पे प्रेशर लगेगा, तो हार्ट उतना ब्लड पंप नहीं कर पाएगा जितना एक्सपीरेशन के दौरान कर पाएगा। तो जैसे आप सांस ले रहे हो उस दौरान आपका बीपी कम होता है नॉर्मली, कितना 3 से 8 3 से 8 mm ऑफ Hg, ऊपर लिखते हैं भाई इसको, ठीक है। 3 to 8 mm ऑफ Hg आपका प्रेशर नॉर्मली कम हो जाता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि लंग्स जब फैलेंगे, इंस्पिरेशन होगा, सांस लोगे तो ये लंग्स में हवा भरेगी तो हार्ट में प्रेशर लगाते हैं और कहीं ना कहीं हार्ट की जो पंपिंग जो पावर है वो थोड़ी सी कम होती है, उससे थोड़ा सा बीपी कम आएगा, कितना कम 3 to 8 mm ऑफ Hg, इतना नॉर्मली आपका बीपी कम हो जाता है जब आप सांस लेते हो नॉर्मल। लेकिन अगर ये 10 से भी ज्यादा कम हो जाए, मोर देन 10 मतलब 11 कम हो गया, 12 कम होगा, 13 कम होगा, 15 कम होगा, इतना ज्यादा अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो रहा है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, सांस छोड़ने के दौरान तो नॉर्मल है, लेकिन जब सांस ले रहे हो उस दौरान आपका बीपी 10 से ज्यादा कम हो रहा है, मतलब 11 कम हो जाए, 12, 13, 15, कितना भी कम हो रहा है, उस कंडीशन को बोलते हैं पल्सस पैराडॉक्सिकस। सांस लेते दौरान बीपी 10 से ज्यादा कम होना, पल्सस पैराडॉक्सिकस खत्म, इसको हटाओ। पैराडॉक्सिक सांस लेने दौरान आपकी वीक पल्स आ रही है, पैराडॉक्सिक पल्स, पल्स वाली जो टर्मिनोलॉजी है उसमें पल्स बाद में है। बाइजीमिनल में दो चीजें होंगी, अल्टरनेट पल्स इज वीक एंड कम्स अर्ली, पहले भी आएगी और वीक भी आएगी। अल्टरनस पल्सेस, अल्टरनस वर्ड से उठाना, अल्टरनेट पल्स इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक, एक बार आपको स्ट्रॉन्ग पल्स फील हो रही है, एक बार वीक। और वाटर हैमर फुल वॉल्यूम पल्स, आपको फुल वॉल्यूम पल्स फील हो रही है, एकदम से गायब हो गई। कोलैप्सिंग के केस में होता है, जब हार्ट कोलैप्स हो जाता है उस केसेस में आपको ऐसी पल्स देखने को मिलती है, फुल वॉल्यूम पल्स सडनली डिसअपीयर, उसको बोलते हैं कोलैप्सिंग पल्स, इसलिए इसका कोलैप्सिंग पल्स भी बोलते हैं। ये सभी वॉल्यूम रिलेटेड एबनॉर्मलिटी है, ठीक है। एक और आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। जब सिस्टोलिक ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है तो कम होने से रिलेटेड एक टर्मिनोलॉजी और है, ये भी याद रखनी है यहाँ पे, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ठीक है। जहां पे ब्लड वॉल्यूम डाउन होता है प्रेगनेंसी में और कई सारे केसेस में आपको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन देखने में, बहुत सारी दवाइयों के भी साइड इफेक्ट है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। मतलब आप नॉर्मल बैठे हो तो आपका बीपी अलग है, लेटे हो तो, खड़े होने और बैठने पे आपका बीपी चेंज हो रहा है, बीपी लो हो रहा है, उस कंडीशन को बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ड्यू टू ग्रेविटेशनल इफेक्ट, ग्रेविटी के कारण ब्लड वॉल्यूम नीचे की तरफ जाएगा और आपको बीपी लो फील होगा। अगर इस कंडीशन में बीपी इतना लो हो रहा है तो उसको बोलेंगे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। क्या है? डिक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 20 mm of Hg, आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 20 से भी ज्यादा कम हो जाए और आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 से भी ज्यादा कम हो जाए, 10 से भी ज्यादा कम हो जाए, कब? इन ड्यूरिंग 3 मिनट ऑफ स्टैंडिंग। आप लेटे हुए थे, आपने बीपी चेक किया, आप बैठ गए, आपने बीपी चेक किया, या आप खड़े हो गए, आपने बीपी चेक किया, खड़े होने के 3 मिनट के अंदर अंदर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 20 से भी ज्यादा कम, 21 कम होगा, 22 कम होगा, 25 कम होगा, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 से भी ज्यादा कम, मतलब 11 कम होगा, 12 कम होगा, 15 कम होगा। मान लो अभी आपका बीपी 140/90 mm ऑफ Hg, जब आप सुपाइन पोजीशन में, जैसे ही आपकी पोजीशन स्टैंडिंग हुई वैसे आपका ये 20 से भी कम होना चाहिए, 10 से भी, 20 से तो 120 से भी कम होगा, 118 होगा, और ये 10 से भी ज्यादा कम, ये होगा कितना? 80 से भी कम मान ले, मान लो 78 मान ले। अगर बीपी में इतना बदलाव आ रहा है, कितना करें इसको, इतना ही है ना, 118, 78,
इतना, आप खड़े थे जब तो आपका बीपी इतना था, लेकिन आप लेटे हुए थे सुपाइन पोजीशन में तो आपका बीपी इतना था। जैसे आप खड़े हुए आपका बीपी 20 से भी ज्यादा कम और यहाँ 10 से भी ज्यादा कम आपका बीपी हो रहा है 3 मिनट के अंदर अंदर, खड़े होने के 3 मिनट के अंदर, तो आप इसको बोलोगे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ठीक है, तो ये भी कम वाली सिस्टोलिक और ये डायस्टोलिक ये भी कम है। उसमें सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 से ज्यादा कम हो रहा है, उसको बोलते हैं पल्सस पैराडॉक्सिकस, पल्सस पैराडॉक्सिकस। लेकिन कब हो रहा है? वो सांस लेते दौरान हो रहा है, ये खड़े होते दौरान हो रहा है। दोनों बातों में अंतर है। मैंने इससे रिलेटेड सारी टर्म आपको बता दी है। ये था हमारा दूसरा टॉपिक, एबनॉर्मलिटी ऑफ